Hi students, welcome to Net Study. I hope you all are doing well. My dear students, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को लाए हुए हैं। आप इसको वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। और इससे पहले हमने 20 पार्ट करा लिए हैं। आपने अगर उसको नहीं देखा है तो इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। आइए चलते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं पहला सवाल क्या है। सवाल को देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक के यहाँ जो लिंक है यहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ज्वाइन करने के बाद आप सभी वीडियोस, पीडीएफ एंड मोटिवेशनल जो क्वेट्स होते हैं डेली के, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और डेली जो हम क्विज देते हैं आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्विज ही एक आपको सही डायरेक्शन बताती है कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं पहले सवाल को। कहा गया कि वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन केम इन विच ईयर। हमसे इसमें पूछा गया है कि जो ये वर्धा स्कीम है ये किस साल में आई थी। जो ये वर्धा स्कीम है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बनता है कि जो वर्धा स्कीम है ये किसके द्वारा लाई गई थी और ये किस साल में लाई गई थी। फिलहाल हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि किस साल में, इन विच ईयर, किस साल में आई थी। फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। जो वर्धा स्कीम थी वो 1936 में आई थी, 37 में आई थी, 37 में आई थी। और आइए देखते हैं इसमें और क्या कहा गया कि जो ये वर्धा स्कीम थी ये क्यों लाई गई थी। कहा गया कि जो महात्मा गांधी थे इसके लाने वाले थे, वर्धा स्कीम के जो लाने वाले थे वो महात्मा गांधी थे। उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किसको किया था? इंग्लिश एजुकेशन को। यानी जब अंग्रेज़ों का टाइम था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी इंडिया में, तब इंग्लिश जो एजुकेशन था गांधी जी ने उसको क्रिटिसाइज किया था। क्यों किया था? कि वो लोगों के बीच में, यानी जो कुछ एजुकेटेड पर्सन है और जो मेजॉरिटी इंडिया में है उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर रहा था। और इसमें कहा गया कि ये जो एजुकेशन थी 1937 में आई थी, जो ये महात्मा गांधी लाए थे। पहली बार इन्होंने इसकी बात की थी कहाँ पे? ये जो महात्मा गांधी एक पेपर भी निकालते थे जिसका नाम हरिजन था और ये हर हफ्ते निकलता था। उसमें इन्होंने इस स्कीम के बारे में डिस्कस किया था। और कहा गया कि जब ये एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, वर्धा एजुकेशन जो आई थी, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कब हुई थी? 22 और 23 अक्टूबर 1937 को हुई थी। और ये जो वर्धा स्कीम थी इस बेसिक एजुकेशन की, ये क्या कह रही थी कि फ्री में पूरे तरीके से, यानी कंप्लीटली फ्री एजुकेशन दी जाएगी और वो भी मदर टंग में, यानी जो मादरी जबान होगी उनकी, जहाँ जहाँ लोग रहने वाले होंगे उनकी अपनी खुद की जबान में वो एजुकेशन दी जाएगी। और ये रेजोल्यूशन भी ऐसा पास किया गया कि ये नेशनल वाइड का, यानी पूरे इंडिया में कहा गया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात इसमें कही गई। और मदर टंग यानी मादरी जबान में जो भी एजुकेशन दिया जाएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन का जो माध्यम होगा वो मदर टंग होगा। और उसी के साथ साथ जो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, इनको अपॉइंट किया गया था चेयरमैनशिप के लिए, जो इंडिया में ये बेसिक एजुकेशन के लिए स्कीम बनाई गई थी। ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वर्धा स्कीम के जो चेयरमैनशिप जिन्होंने की थी उनका नाम क्या था? डॉक्टर जाकिर हुसैन था। और ये वर्धा स्कीम कब आई थी, किसके द्वारा लाई गई थी? पहली बार जो यह वर्धा स्कीम थी ये गांधी जी ने कहाँ इसका जिक्र किया था, यानी इसकी बात कहाँ की थी। ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए आपके साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। फ्रेंड्स, ये मेमोरी बेस से ये क्वेश्चन है, यानी आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहा गया कि व्हाट द टेम्परेरी स्टोरेज की बात की जा रही है। मेमोरी चिप्स that form the computer primary work space, the content are lost if power is disrupt। यानी इतना बड़ा है, हमें सिर्फ एक पॉइंट पकड़ना है कि
जो प्राइमरी वर्क स्पेस होता है वो कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने पे, डिस्टर्ब होने पे वो जितने भी डेटा होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। वो किस में होता है फ्रेंड्स? ये रैम में होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। रैम में जो होता है ये एक प्राइमरी स्टोरेज होती है, जो कि जब कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है, बंद हो जाता है, तो इस पे पड़े हुए जो डेटा होते हैं वो ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाते हैं। आइए देखते हैं रैम होती क्या है, इसके बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस किया फ्रेंड। रैम का सबसे पहले फुल फॉर्म आप याद कर लें कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और इसको जाना जाता है रीड और राइट मेमोरी के नाम से, और वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यहां से क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि रैम को और किस नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स आप याद कर लें, रैम को वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है, और रोम को जो है यानी रीड ओनली मेमोरी को जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। और कहा गया कि ये जो यूज किया जाता है, इसका जो यूज है टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉसेस इट्स कंटेन व्हेन इज स्विच ऑफ, कि जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तब इस पे पड़े हुए जो डेटा होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। ये एक टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। आई होप फ्रेंड रैम क्या है आप इसके बारे में समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि एट द प्राइमरी स्कूल स्टेज, यानी फ्रेंड्स यहां पे बात की जा रही है प्राइमरी स्कूल स्टेज की। कहा गया कि मोस्ट ऑफ द टीचर, जितने भी ज़्यादातर जो टीचर होते हैं शुड भी होने चाहिए वुमेन, बिकॉज दे, कहा गया कि एक प्राइमरी स्कूल स्टेज में ज़्यादातर जो टीचर होने चाहिए वो वुमेन होने चाहिए, औरतें होनी चाहिए। क्यों, हमसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है कैन टीच चिल्ड्रेन बेटर देन मेन, कि क्या वो जो आदमी होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उससे अच्छा पढ़ा सकती हैं, उससे अच्छी देखभाल कर सकती है बच्चों की। क्या ये सही है? और ऑप्शन बी में दिया गया है नो द बेसिक कंटेंट बेटर देन मेन, क्या वो जो औरतें होती हैं, जो स्त्री होती हैं, वो जो पुरुष होते हैं उससे ज़्यादा कंटेंट के बारे में नॉलेज रखती हैं? ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेहनत करेगा वो उस कंटेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी रखेगा। और ये भी नहीं हो सकता कि वो ज़्यादा बेहतर जानेंगी। अगर ऑप्शन सी को देखें तो कहा गया कि आर अवेलेबल ऑन लोअर सैलरीज, क्या औरतें जो होती हैं, स्त्रियां जो होती हैं, वो कम सैलरी पर अवेलेबल हो जाती हैं स्कूल में? ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन डी को देखें तो कहा गया कि कैन डील विद चिल्ड्रेन विद लव एंड अफेक्शन, जो ये जो औरतें होती हैं, चिल्ड्रेन जो औरतें होती हैं, स्त्रियां होती हैं, वो क्या होता है, चिल्ड्रेन को अच्छे तरीके से डील कर सकती हैं विद लव एंड अफेक्शन के साथ। फ्रेंड्स आप अगर सीधा सीधा आप समझें तो इसमें एक प्रैक्टिकल लाइफ की बात की गई है। यानी जब किसी स्कूल में मतलब कोई स्कूल है जो प्राइमरी स्टेज का है, उसमें छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो छोटे छोटे बच्चों को कौन अच्छे से देख पाएगा? जाहिर सी बात है वहां औरतें ही अच्छे से देख पाएंगी। इसी वजह से हमसे कहा गया कि जो प्राइमरी स्कूल स्टेज में औरतों को ज़्यादा अपॉइंट करना ज़्यादा सही होता है देन मेन के। क्योंकि अगर आप बहुत बार ये चीज़ सुने होंगे कि जो पहली टीचर होती है उस माँ होती है, यानी एक औरत होती है किसी भी बच्चे के लिए। वो ये जो कॉन्सेप्ट है वहीं से लिया गया। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अगला सवाल क्या है। फ्रेंड्स उससे पहले हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपके साथ डिस्कस कर लें कि जो प्राइमरी केयर गिवर होती हैं वो मदर होती हैं, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। और इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे ये सेम जेंडर की बात कर रहे हैं, केयर गिवर की बात कर रहे हैं, या फिर एक्सटेंशन ऑफ होम बाउंड्रीज, यानी पूरा एक प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मतलब प्रूफ भी हो चुका है वुमेन के लिए कि वो ज़्यादा अफेक्शनेट होती हैं विद स्टूडेंट के साथ, कि वो ज़्यादा अच्छे से डील कर पाएंगी ओपनली, यानी बिल्कुल साफ साफ खुले मन से और वार्मली। मतलब ये हुआ कि
अच्छे तरीके से या लविंगली यानी प्यार मोहब्बत के साथ जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ डील कर सकती हैं, जो स्त्री होती हैं। और इसमें कहा गया कि उनको मोर, इसी के साथ साथ उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, जो कि आज हमारे समाज में ये औरतों का मतलब उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। लेकिन इससे ये होता है कि अगर जितनी ज़्यादा आप औरतों को नियुक्त करेंगे एक टीचर के लिए, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुनहरा मौका मिलेगा और वो अच्छे से वहाँ पे अपना रोल अदा कर पाएंगी। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि ये भी एक टीचिंग एप्टीट्यूड से फ्रेंड्स, कहा गया कि टीचर्स का जो रोल होता है हायर एजुकेशन में, हमसे इससे पहले पूछा गया कि प्राइमरी स्कूल स्टेज में बात की गई, और यहां पे हायर एजुकेशन में टीचर का रोल क्या होता है ये हमसे पूछा गया। कहा गया कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ये एक हायर एजुकेशन में टीचर का रोल होता है। या ऑप्शन बी में दिया गया प्रोमोट करना सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स, या सेल्फ लर्निंग यानी खुद वो स्टूडेंट सीखे, इसको प्रोमोट करना यानी प्रोत्साहित करना। या ऑप्शन सी में दिया गया इनकरेज करना हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स। ये तो हमारा सही नहीं हो सकता फ्रेंड्स, क्योंकि इनकरेज किया जाता है हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो सबसे बेहतर जो ऑप्शन है कि प्रमोट किया जाए सेल्फ लर्निंग के लिए, यानी जब आप हायर एजुकेशन में होते हैं तो आपको सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं, बाकी और भी जितने काम होते हैं कंप्लीट करने होते हैं वो खुद से ही कंप्लीट करने होते हैं। जैसे हम अगर प्राइमरी स्कूल की बात करें तो हम वहाँ पे सवाल जवाब लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, लेकिन जब यही हम हायर एजुकेशन की तरफ पहुँचते हैं तो हमें एक टॉपिक के बारे में सिर्फ बता दिया जाता है, फिर हम खुद ही, हमको प्रमोट किया जाता है कि आप खुद ही इसमें सवाल ढूंढें और उसका आंसर देने की कोशिश करें, यानी सेल्फ लर्निंग की वहाँ बात की जाती है। इसी वजह से जो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन की अगर जो बात करें, ये तो यानी प्राइमरी स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक ये इंफॉर्मेशन की बात की जाती है, तो ये तो नहीं हो सकता। आई होप फ्रेंड ये क्वेश्चन क्या है आप इसको समझ गए होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसमें हमसे पूछा गया कि इनका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता दिए कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, यानी इसका स्टेप क्या होता है, ये किस प्रोसेस से स्टार्ट होता है, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया क्या होती है। तो हमसे पूछा गया, ऑप्शन ए में दिया गया है कि कम्युनिकेटर, मीडियम, रिसीवर, इफेक्ट, मैसेज। तो सबसे पहले अगर कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, यानी बातचीत जब स्टार्ट होगी दो व्यक्तियों के बीच में, तो सबसे पहले दो व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। एक अपनी बात को स्टार्ट करेगा, यानी एक मैसेज को सेंड करने वाला होगा और दूसरा मैसेज को रिसीव करने वाला होगा। यानी हमें सबसे पहले पता चल गया कि एक कम्युनिकेटर होगा सबसे पहले। तो कम्युनिकेटर हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, कम्युनिकेटर किस में है, ऑप्शन ए में है, और कम्युनिकेटर ऑप्शन सी में है। लेकिन ऑप्शन बी में मीडियम है, जो कि मीडियम सबसे पहले नहीं हो सकता। सबसे पहले मैसेज भेजने वाला तो होना चाहिए, फिर मैसेज होना चाहिए, फिर मीडियम की बात होगी, सबसे पहले मीडियम की बात नहीं हो सकती। और ऑप्शन डी की बात करें, मैसेज की बात कीजिए, सबसे पहले मैसेज भी नहीं होगा। हम मैसेज को कितना भी मैसेज हो, जब उसका भेजने वाला भी नहीं है, उसका सेंड करने वाला भी नहीं है, तो ये मैसेज का होना कोई फायदा नहीं है। तो इस वजह से जो हमारा करेक्ट जो आंसर बनेगा वो या तो ऑप्शन ए बनेगा या ऑप्शन सी बनेगा। अब हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं कि कौन सा होगा। आइए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। कहा गया कि कम्युनिकेटर, मीडियम, कम्युनिकेटर के बाद मीडियम होगा, नहीं, कम्युनिकेटर के बाद मैसेज होगा। कम्युनिकेटर को माय डियर स्टूडेंट्स आप सेंडर भी कह सकते हैं, कम्युनिकेटर को सेंडर भी कह सकते हैं। तो सेंडर होगा तो फिर उसके बाद एक मैसेज भी होगा, संदेश भी होगा, यानी कुछ इंफॉर्मेशन उसके पास होगी, कुछ उसके पास जो है बात होगी, गुफ्तगू होगी उसके पास।
तो जैसे हमने तो ये हमारा ए बी आंसर कट गया, बी तो वैसे ही कट गया था, सी भी वैसे ही कट गया। अब हमारे पास सिर्फ एक आंसर बच गया, क्या? वो ऑप्शन सी बच गया। कम्युनिकेटर हो गया, मैसेज हो गया, अब उसके बाद मीडियम होगा। फिर मीडियम होगा तो उसके पास जो भी मीडियम के थ्रू मैसेज जाएगा तो उस मैसेज को, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाला भी कोई होगा। फिर उसके बाद इफेक्ट की बात की जाएगी। तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट है और यही हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमने इसमें कुछ अच्छे तरीके से आपको बता दिए हैं, जैसे सेंडर रिसीवर हो, सेंडर या सोर्स हो गया। सेंडर और सोर्स का मतलब कम्युनिकेटर की बात की जाती है। फिर जब कोई मैसेज होगा तो कम्युनिकेटर पहले उस मैसेज को अपने तरीके से वो इनकोड करेगा, इनकोडिंग मैसेज की करेगा, फिर वो मैसेज को भेजेगा, फिर वो किसी चैनल के माध्यम से होगा, फिर वो उसकी जो रिसीवर होगा, उस रिसीवर जो है उस मैसेज को डिकोड करेगा, यानी अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज में वो उस मैसेज को डिकोड करके वो समझेगा, तब उसके ऊपर एक इफेक्ट पड़ेगा। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। फ्रेंड्स, हम मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में और नए नए सवाल के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।